students. There was some objection of Rutherford atomic model. रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पर कुछ एतराज़ उठाए गए. उनमें से one of the objection is that when atoms circulate in a circular path, it must release energy, and its energy will become lesser and lesser, and finally it will fall into the nucleus. जब कोई चार्ज रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पर यह एतराज़ उठाया गया, और भी बहुत सारे एतराज़ थे, कि जब इलेक्ट्रॉन मुसलसल घूमता है और जब कोई भी जिस्म मुसलसल रिवॉल्व करता है, घूमता है, तो उससे मुसलसल एनर्जी रिलीज़ होती रहती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी एनर्जी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. और अगर ऐसा होता तो एटम का ऑर्बिट छोटे से छोटा होता जाता और ये न्यूक्लियस में जाकर गिर जाता. इन ऑब्जेक्शन का जवाब दिया बोर्स ने, और उसने कुछ अल्टरनेशन के बाद, तरमीम के बाद अपना एटॉमिक मॉडल किया. द आंसर वाज गिवन बाय Bohr's, and he put forward his atomic model, Bohr's atomic model, after some changes in the Rutherford atomic model. He told that when atoms revolve in the nucleus, they have different energies and revolve in different energy levels. He named them as K, L, M, and etc. O, K, L, M, N, O, P, etc. when इलेक्ट्रॉन के गिर्द जब न्यूक्लियस के गिर्द जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो इनकी एनर्जी डिफरेंट होती है, और ये डिफरेंट ऑर्बिटल या एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करते हैं. इस शेल को, इन ऑर्बिटल को उसने एनर्जी लेवल के नाम दिया. फॉर एग्जाम्पल के एल एम एन एक्सेट्रा, के एल एम एन एक्सेट्रा. मुख्तलिफ उस के एल एम एन, के एल एम एन एक्सेट्रा, ओ पी आर एक्स वाई जेड. He also told that when electrons revolve in a specific orbital, it has a definite energy, and it does not lose or gain any energy till it revolves in the specific shell. जब तक इलेक्ट्रॉन अपने एक मखसूस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है, फॉर एग्जाम्पल के में, तो ना तो ये कोई एनर्जी गेन करता है, लेता है, ना एनर्जी रिलीज करता है. ना एनर्जी रिलीज करता है, देता है, और ना लेता है. बट when electron absorb or release energy, when it absorbs energy, it jump to the higher shell, and from higher shell to after absorbing energy, it further move to upper shell, and so on. But finally the energy he absorbed, he released back. जो एनर्जी उसने एब्जॉर्व की थी उसको वो रिलीज कर देता, रिलीज बैक, एंड कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेल. जब हर इलेक्ट्रॉन की एक शेल के अंदर जब तक वो रिवॉल्व करता रहता है, एनर्जी डेफिनेट होती है, ना वो कोई एनर्जी लूज करता है, ना एनर्जी गेन करता है. लेकिन जब वो एनर्जी एब्जॉर्व करता है तो अपने से ऊपर वाली शेल में मूव कर जाता है, और एनर्जी एब्जॉर्व कर ऊपर शेल में एब्जॉर्व कर जाता है, और इस तरह ये ऊपर से ऊपर जाता रहता है. लेकिन आखिरकार ये अपनी ऊपर वाले शेल में जाकर अपनी एनर्जी रिलीज कर देता है, वापस निकाल देता है, और अपने नीचे वाले शेल में वापस आ जाता है. अगर हम सपोज कर दें अपर शेल की एनर्जी E2 है और लोअर शेल की एनर्जी जो है E1 है, तो ये जब ऊपर वाले शेल से, अपर शेल से लोअर शेल में बैक होता है, वापस आता है, इट रिलीज एनर्जी विच इज़ इक्वल टू एच न्यू. तो जो ये एनर्जी रिलीज करता है वो एच न्यू के बराबर होती है.
nu. Where h is Planck constant, h जो है Planck का constant है, and nu is frequency. न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है, एच प्लांक का कांस्टेंट है। और इसने इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम मालूम करने के भी बारे में बताया। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम mvr, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज mvr। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम mvr होता है, विच इज इक्वल टू, जो कि बराबर होता है h nh by 2 pi। The angular momentum is equal to mvr, m for mass of electron, m इलेक्ट्रॉन का मास है, v is velocity, v उसकी velocity है, and r is the radius, और ये इसकी रेडियस है, न्यूक्लियस से लेकर शेल तक का फासला, इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। न्यूक्लियस से लेकर शेल तक के फासला, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड शेल इज कॉल्ड radius. V is velocity and m is mass. M mass है, v velocity, r radius है। n is the number of shell. For K shell it is 1, for L shell it is 2, M shell it is 3, so on. H is Planck constant, as I told you before. 2 is a number and pi is a constant. Pi जो है constant है, जिसकी वैल्यू 3.14 होती है। 3.14 पाई की वैल्यू होती है, और एच जो होता है वो प्लांक कांस्टेंट है, एन इज द नंबर ऑफ शेल। थैंक यू वेरी मच।